everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट का 4th चैप्टर जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप एज इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इसमें जो टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं वो रहेगा सम सोशल एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया। ओके, सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सोशल एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। इसमें मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए थे। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद के जितने भी टॉपिक है ना वो तभी समझ में आएंगे जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। उसके बाद हमने कुछ केस स्टडीज़ देखी, लाइक ग्रामीण बैंक की केस स्टडी देखी, फिर हमने अमूल जो मिल्क इंडस्ट्री है उसकी केस स्टडी देखी। एंड ये दोनों केस स्टडी से हमें बहुत अच्छे से लाइक इस कॉन्सेप्ट पे पकड़ बन गई। फिर हमने देखा कि सोशल एंटरप्रेन्योर और नॉर्मल एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाया था, तो ये भी इसकी भी वीडियो बनी हुई है। फिर लास्टली हमने देखा सोशल एंटरप्रेन्योर्स के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। अब फाइनली बात करते हैं कि इंडिया में पास्ट में ऐसे कौन कौन से सोशल एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं जिन्होंने सोसाइटी को बहुत हद तक चेंज किया है, जिनके डीड से सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, इसमें बहुत सारे नाम थे आपकी बुक में भी, तो वो सारे एग्जाम्पल्स तो मैंने पिक किए ही किए हैं। उसके अलावा मैंने कुछ एडिशनल नाम भी डलवाए हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि पेपर में क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट बुक वाले एग्जाम्पल ही। आप मेरे वाले एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो, दोनों ही एप्ट कंसिडर किए जाएंगे, दोनों पे ही मार्क्स मिलेंगे। इवन विद दैट मैटर मैं बोलूँ तो जो एग्जाम्पल्स मैंने पिक किए ना वो ज़्यादा बेटर एग्जाम्पल्स हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स के। बाकियों में यूल फील लाइक एक तो बहुत ही क्रिस्प में दिया हुआ है, 2-2 3-3 लाइन में एक्सप्लेनेशन दी हुई है, एंड दूसरा वो इतना ज़्यादा रिलेटिविटी मतलब टॉपिक के साथ आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, सो सभी पढ़ के जाना, जहाँ मतलब जिस पे तुम्हें कमांड लगे अपनी वो लिख देना पेपर में। ठीक है, तो शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया, जिनका नाम मुझे शायद इंट्रोड्यूस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इट्स विनोबा भावे। हिस्ट्री में हम सब ने इनके बारे में पढ़ा है, हम सब ने इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को बहुत तसल्ली से जाना था। यू रिमेंबर भूदान आंदोलन किया था, उसकी शुरुआत जो थी वो इन्हीं इंसान के द्वारा की गई थी। यही थे फाउंडर इस पर्टिकुलर मूवमेंट के। ठीक है, कौन सी मूवमेंट थी? इंग्लिश में उसे बोला जाता है लैंड गिफ्ट मूवमेंट, और हिंदी में बोला जा रहा था भूदान आंदोलन। और भूदान आंदोलन ही ज़्यादा फेमस नाम है अगर आप कहीं पे भी किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो। अब हुआ क्या था कि इंडिया में हमारे यहाँ पे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी, रिमेंबर, अभी भी की जाती है कुछ एरियाज में। इसको सैड बनाते हैं क्योंकि अनटचेबिलिटी का शिकार थे ना ये। अनटचेबिलिटी जानते हैं क्या होते हैं? छुआछूत की बीमारी। नाउ व्हाट इज दैट? छुआछूत की बीमारी या छुआछूत करना, इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी इंसान को टच करें, मतलब गलती से टच हो जाए या वो इंसान आपको टच कर ले एंड यूल फील तुम इम्प्योर हो गए हो, क्योंकि वो सामने वाला इंसान इम्प्योर है, मतलब वो प्योर नहीं है और उसने तुम्हें टच करके इम्प्योर बना दिया है। ये क्लास डिफरेंस की वजह से जो आया था, कुछ लोगों को ऐसा लगने लग गया था कि वो सुपीरियर हैं और जो नीचे वाली क्लास के हैं वो इन्फीरियर लोग हैं, जो कि इम्प्योर हैं, अनहाइजीनिक हैं। उनका टच या उनका हमारे घर में आना या उनका हमारे बर्तनों में खाना पीना हमें इम्प्योर बना देगा। कुछ लोग तो ऐसा भी करते थे कि जैसे ही कोई उन्हें टच कर देता था तो जाके स्नान करते थे और मतलब लाइक पूरा पूजा पाठ करेंगे दोबारा से, मतलब पूरा ऐसे अपने आप को प्योर करने की कोशिश करेंगे। इतनी हद तक इस पर्टिकुलर चीज़ की प्रैक्टिस की जाती थी। तो ऐसे अनटचेबल्स को इंडियन हिस्ट्री में लैंड्स नहीं दी जाती थी, और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको लैंड नहीं मिली थी, लैंडलेस पीपल वी कॉल देम। ठीक है, तो ऐसे लोग अपनी लाइवलीहुड कैसे अर्न करें? आप बताइए, आप उन्हें काम नहीं करने दे रहे, आप उन्हें अपने आप को टच नहीं करने दे रहे, आप कुछ भी ऐसा नहीं करने दे रहे, एंड एट द सेम टाइम उन लोग मतलब वो लोग हैं तो एग्जिस्टेंस में, उन्हें लाइवलीहुड के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो वहाँ पे इन भाई साहब ने आगे बढ़ के कहीं ना कहीं एक आंदोलन स्टार्ट किया, कहीं ना कहीं एक कोशिश करी, जिसके चलते हुए लोगों को क्या मिल गया? लैंडलेस लोगों को और अनटचेबल्स को
प्रॉपर्टी मिल गई, लैंड मिल गई जिनके ऊपर वो फार्मिंग कर पाए एंड फिर अपनी लाइवलीहुड अर्न कर पाए। सो इन शॉर्ट बोलूँ, क्रिस्प में बोलूँ तो विनोबा भावे जी ने लैंडलेस लोगों को एंड अनटचेबल्स को कहीं ना कहीं लैंड दिलवाने में मदद करी। ऐसी लैंड जो किन्हीं सेलेक्टेड लोगों के हाथ में चली गई थी, वही अपने पास एक्युमुलेट करके बैठे हुए थे, उनके हाथ से निकलवा के इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करवाई ताकि ये लोग भी उस पर कुछ ना कुछ किसानी वगैरह कर सके। सो इट सेज founder and leader of Bhudan Andolan land gift movement, he caused the redistribution of more than 7 lakh acres of land। 7 लाख एकड़ लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन कराया था इन्होंने। एंड इन्होंने किसको एड की थी इससे? इंडियाज अनटचेबल्स एंड लैंडलेस पीपल, ऐसे लोग जिनके पास लैंड नहीं थी, जो बहुत ही गरीब माने जाते थे, जो बिल्कुल दूसरों के रहमो करम पे जीते थे उस समय में, तो उन्हीं सब लोगों को इन्होंने कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी दिलवाने की कोशिश करी थ्रू हिज एफर्ट्स। सो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी ही इम्पैक्टफुल था हमारी सोसाइटी के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन, दैट इज़ ईला भट्ट। अब इनके बारे में ना हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम केस स्टडी देखने वाले हैं सेवा नाम से, ठीक है। तो सेवा नाम से जो केस स्टडी है वो ईला भट्ट जी के बारे में है, और उनका एक क्रिस्प वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है, तो पढ़ लेते हैं। It says founded in 1972, Self-Employed Women's Association is a rare trade union of poor, unorganized and self-employed women who work as vendors, hawkers and laborers। ऐसी औरतें, वैसे ही हम जानते हैं हमारी सोसाइटी में औरतों, मतलब अभी की बात नहीं कर रही हूँ, अभी भी काफ़ी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत हाई लेवल पे होता था, मतलब औरतों को कुछ कंसिडर ही नहीं किया जाता था। और एक तो औरतों ना, ऊपर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हुई औरतों ना और ज़्यादा बुरी बात मानी जाती थी, मतलब बुरी एज एन लाइक उनकी हेल्थ के लिए। सो ऐसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही विमेंस को कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड की इन मैम ने अपनी एसोसिएशन के थ्रू। इन्होंने एक एसोसिएशन फॉर्म करी उन औरतों से मिलके, जो आपस में एक दूसरे को अपनी नॉलेज शेयर करती थी, अपनी स्किल्स शेयर करती थी, मिलके सारे काम करती थी, और कहीं ना कहीं जब उनके ऊपर उंगली उठती थी तो पूरी एक साथ आके जवाब दिया करते थे। जैसे कोऑपरेटिव्स में होता है ना, सारे मेंबर्स मिलके आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, राइट, बिल्कुल वैसा ही होता था। और ज़्यादा डिटेल में हम जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डॉक्टर अब्राहम एम जॉर्ज। अब ये भाई साहब जो है ना, ये एक चीज़ में मदद नहीं कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों में मदद कर रहे थे। लाइक इट सेड, founder of the George Foundation, it was established in January 1995 in Bangalore, India. Their mission is to work towards poverty eradication, promote environmental health and strengthen democratic institutions and values in developing countries। 1995 जनवरी में बेंगलुरु शहर में, बैंगलोर में इन्होंने अपने जॉर्ज फाउंडेशन की क्या करी, नींव रखी। इनका मेन मकसद था, इनका जो मिशन था वो था पावर्टी इरेडिकेशन। मतलब इंडिया में जो इतने हाई लेवल पे पावर्टी हुआ करती थी, गरीबी हुआ करती थी, अभी भी है, आई एम नॉट सेइंग गरीबी पूरी चली गई है, लेकिन थोड़ी सी कंपैरेटिवली मुझे लगता है कम हुई है। पहले बहुत गरीबी हुआ करती थी, तो उस पावर्टी को इरेडिकेट करने के लिए मेजर्स लेना इनका काम माना जाता था। अकॉर्डिंग टू हिम, प्रमोट एनवायरमेंटल हेल्थ, मतलब एनवायरनमेंट को हानि ना पहुंचे, कोई भी इंसान ऐसा कोई ना काम करे जो एनवायरनमेंट को हानि पहुंचा रहा हो। एनवायरनमेंट को और बेहतर बनाने के लिए जो स्टेप्स लिए जा सकते थे वो ले रहे थे ये। इसके साथ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और वैल्यूज़ को डेवलपिंग नेशंस में स्ट्रेंथन कर रहे थे, मतलब हर एक इंसान का बोलने का हक है, हर एक इंसान को फ्रीडम मिली हुई है, वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने का काम भी यही करते थे अपने फाउंडेशन के थ्रू। क्या नाम था इनकी फाउंडेशन का? जॉर्ज फाउंडेशन नाम था। 1995 में आया था, कहाँ पे? बैंगलोर में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने मेंशन किया, अब्राहम सर एक चीज़ में अपने पैर नहीं घुसा हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें करते थे। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख ही सकते हैं, और सारे अलग अलग नीच से रिलेट कर रहे हैं। जैसे पावर्टी इरेडिकेशन अलग इकोनॉमिक्स वाली चीज़ हो गई, उसके बाद एनवायरमेंटल हेल्थ एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज़ हो गई, उसके बाद डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पॉलिटिक्स वाली चीज़ हो गई, पॉलिटिकल चीज़ हो गई। तो तीनों अलग अलग अरेना से बिलोंग करती हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ओके कुरेन सर के बारे में, वीके सर के बारे में, जिनके बारे में अभी जस्ट हमने एक केस स्टडी देखी है, जिसमें हमने अमूल की पूरी स्टोरी पढ़ी थी और कैसे लाल बहादुर शास्त्री सर ने इन्हें
अमूल वाली मतलब आनंद में जो इन्होंने पैटर्न फॉर्म किया था मिल्क से रिलेटेड, वो पूरे इंडिया में लागू करने की बात करी थी. सो येस, ही इज़ फाउंडर ऑफ अमूल डेयरी प्रोजेक्ट, और इन्होंने पूरे इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन को रेगुलेट किया काइंड ऑफ. और जहाँ पे हमारा इंडिया मिल्क का इम्पोर्टर बन सकता था क्योंकि हमारी डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी, वहाँ इन्होंने सही समय पे आके सही मेजर्स लेके इंडिया को वो इम्पोर्टिंग से बचा लिया. ठीक है, चलिए. सो ये इनकी फ़ोटो है, ये देख सकते हैं आप, और इन्होंने जो स्टार्ट किया है अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, वो देख सकते हैं. नेक्स्ट है बंकर रॉय. अब ये कौन थे? Founder of Barefoot College, which promotes rural development through innovative education programs. देखिए, मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको. इंडिया में आई गेस अभी भी 40% तो, मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट द फिगर्स, लेकिन 40% तो मिनिमम होगा ही होगा, लोग अभी भी रूरल एरियाज़ में रहते हैं. ठीक है, मानते हैं इतनी बात? बहुत सारे लोग आज भी रूरल एरियाज़ में रहते हैं. लेकिन जब उन लोगों को काम करना होता है, पढ़ना होता है, हॉस्पिटल जाना होता है हेल्थ चेकअप वगैरह कराने के लिए या कोई बीमारी को ठीक करवाने के लिए, तो हमेशा उन्हें कहाँ आना पड़ता है? व्हाट आई एम सेइंग इज, जितने भी लोग हमारे यहाँ पे रूरल एरिया में रहते हैं, अगर उनको एजुकेशन, जॉब या हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ केयर वाली चीज़ें करनी होती हैं, तो इनको कहाँ आना पड़ता है? अर्बन एरिया में आना पड़ता है. मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में डेवलपमेंट नहीं है. रूरल एरिया अभी भी पिछड़ा हुआ है. रूरल एरिया में अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, ढंग का हॉस्पिटल नहीं है, जॉब्स नहीं है तो बस वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ है. डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यू रिमेंबर ना, बचपन में पढ़ा था कि भैया जहाँ पे ज़रूरत नहीं है अधिक लोगों की, वहाँ पे भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं क्योंकि पूरी फैमिली एक ही फील्ड पे काम करना चाहती है, एक ही चीज़ में काम करना चाहती है. तो हर कोई अपनी कैपेसिटी जितनी उनकी बनती है उससे कम काम कर रहा है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग कम काम कर रहा है. तो दैट इज़ क्या? दैट इज़ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. आई होप आपको याद है ये चीज़. एनीवेज, एक छोटे से एग्जांपल से समझा देती हूँ. मानिए इतना छोटा सा फील्ड है, इस पे 2 लोग काम कर सकते हैं, मतलब 2 लोगों का ही काम है इस फील्ड पे, लेकिन फैमिली में 4 लोग हैं एंड दे डोंट वांट टू मूव आउट, तो ये चारों के चारों इस फील्ड पे काम कर रहे हैं. अब आप बताइए, जिस फील्ड पे सिर्फ 2 लोगों का काम बनता था, वहाँ पे 4 लोग काम कर रहे हैं, और 4 लोग काम कर रहे हैं, तो मतलब ये अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे. 2 कर रहे होते तो वो फुल कैपेसिटी पे काम करते. तो ये जो बोली जाएगी यहाँ पे 2 लोगों की डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोली जाएगी कि ज़बरदस्ती रिक्वायरमेंट नहीं थी, तब भी तुम उस पर्टिकुलर चीज़ पे काम कर रहे थे. ठीक है, चलिए. सो एजुकेशन करनी हो, जॉब करनी हो, हेल्थ केयर की बात हो, हमेशा इनको अर्बन एरियाज़ में जाना पड़ता है. क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है. इवन मैं अगर आपको उस विलेज की कहानी सुनाऊं जहाँ पे मैं रहती थी, मतलब आई यूज्ड टू लिव इन हरियाणा, और एक विलेज में रहा करती थी मैं, और लाना कला नाम है उस विलेज का. तो वो दूसरे विलेजेस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा डेवलप था, काफ़ी ज़्यादा. ऐसे मानिए, मतलब जैसे दूसरे विलेजेस में से होता है ना, कच्ची सड़कें, ये वो ऐसा नहीं था. हमारे वहाँ पे ऐसे बिल्कुल टाउन जैसी हालत थी, अच्छी खासी बढ़िया सड़कें थी, बढ़िया पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था, मैनेजमेंट अच्छे से होती थी, सब बढ़िया था, सब बढ़िया. ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू अच्छे स्कूल्स, तो हम सबको वहाँ से निकल के हमारे आसपास के जो टाउन्स होते थे वहाँ जाना पड़ता था. लाइक माई स्कूल वॉज लोकेटेड इन सफ़ीदो, जो कि एक टाउन था और हमारे विलेज से आधे घंटे की दूरी पे था. ठीक है, तो हमें वहाँ जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे विलेज में अच्छा स्कूल नहीं था. गवर्नमेंट स्कूल था लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं थी. हम सब जानते हैं इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स की कितनी वैल्यू होती है. वैसे तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की बहुत वैल्यू होती है, पर गवर्नमेंट स्कूल्स की वैल्यू नहीं होती है उतनी. ठीक है, सो वहाँ पे स्कूल नहीं था. और अगर बात करें पूरे विलेज में डॉक्टर्स की, तो एक थे जो मतलब उन्होंने MBBS की डिग्री नहीं ली थी, मतलब उन्होंने अपने फादर से जो सीखा वो वही चीज़ें दिया करते थे, वही गोलियां लोगों को दे देते थे. तो उन्होंने डिग्री नहीं ली MBBS की. तो ही वॉज, मतलब आई शुड नॉट यूज़ दैट वर्ड, बट इसको शायद झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं. मतलब दो ही वॉज गुड इन हिज थिंग, लाइक हमारे फैमिली डॉक्टर भी वही थे. ठीक है, और उनकी दवाइयाँ बहुत इफेक्टिव हुआ करती थी.
लेकिन MBBS नहीं की थी, ठीक है, एजुकेशन ली थी, फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी। और एक और थे जिन्होंने शायद फॉर्मल एजुकेशन ली हुई थी, बट अगेन छोटा सा क्लिनिक था उनका, बेसिक चीज़ों से वो करते थे। अगर आपको कुछ बड़ा हुआ है तो आपको बाहर ही जाना पड़ता था ठीक करवाने के लिए। और एजुकेशन की बात करूँ, जॉब की बात करूँ तो जॉब तो थी ही नहीं। मतलब ऐसे मानिए आपको काम करना है तो सिर्फ आपके पास एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, उसी पे जो कर सकते हो कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हें अगर किसी और नेचर की जॉब करनी है यू हैव टू लीव द विलेज। सो ऐसा सोचो कि इतना डेवलप्ड होने के बाद भी वहाँ पे ये बेसिक चीज़ें नहीं थी, तो बाकी विलेजेस की तो हालत वैसे ही बहुत खस्ता होती है। और जितने भी डॉक्टर्स मैंने देखे हैं मैग्नेट ब्रेन्स बोल रही हूँ, MP मध्य प्रदेश में देयर इज़ दिस रिवाज, आई डोंट नो अबाउट अदर स्टेट्स, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना डॉक्टरी वाले, उनको 1-1 साल का बॉन्ड इशू किया जाता है, ठीक है। उसमें लिखा होता है कि आपको 1 साल किसी पर्टिकुलर गाँव में सर्विसेज दे के आनी पड़ेंगी, ठीक है। ये उनके बॉन्ड में लिखा होता है जो उनको पूरा करना होता है। और इसके बदले में पैसे रखवाए जाते हैं कि 8 लाख की वो रखो, सिक्योरिटी रखो कि तुम जाओगे वहाँ पे काम करोगे। लोग बाग 8-8 लाख रुपए ऐसे ही डोनेट कर देते कि ठीक है तुम 8 लाख रुपए रख लो, हम नहीं जाना चाहते गाँव में। सोचिए, मतलब समझ में आ रहा है आपको कि डॉक्टर से एक बॉन्ड साइन कराया जाता है जब वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं कि आप 1 साल यहाँ पे इस पर्टिकुलर विलेज में सर्विसेज देंगे, मतलब MP के किसी विलेज में सर्विसेज देंगे, और उसके अगेंस्ट एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाया जाता है ताकि आप इस बॉन्ड को ब्रीच ना करें। हमेशा बॉन्ड के अगेंस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाया जाता है ना, बस वही चीज़ है। तो लोग बाग वो सिक्योरिटी डिपॉजिट को जाने देते हैं, बट वो सर्व नहीं करना चाहते गाँव में। क्यों जाना चाहेंगे? वो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, उनको अर्बन एरिया में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, उनको अर्बन एरियाज़ में और ज़्यादा सीखने को मिल सकता है, उनको अर्बन एरियाज़ में अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सकते हैं, एक लाविश लाइफस्टाइल मिल सकते हैं। तो कोई क्यों जाना चाहेगा अगर रूरल एरिया में? तो कोई नोबडी वांट्स टू गो देयर। अच्छे टीचर्स नहीं जाना चाहते हैं। आपने गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत देखी होगी, वहाँ के टीचर्स, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी, लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो फर्जी टीचर्स होते हैं, मतलब जिनको खुद को ही नहीं आता। लाइक बिहार की हालत देख लीजिए, आए दिन इंटरव्यूज़ होते हैं वहाँ के स्कूल्स के, वहाँ के टीचर्स को खुद ही कुछ नहीं पता होता तो बच्चों को क्या ही समझाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं इंडिया में, ठीक है। सो एजुकेशन, जॉब, हेल्थ केयर तीनों नहीं मिल पाता है अर्बन रूरल एरियाज़ में, तो दे हैव टू मूव टू अर्बन एरियाज़। तो आधी जनता अर्बन एरियाज़ में मूव हो जाती है। और अगर आपको याद हो, गांधी जी ने भी हिस्ट्री में एक बार बोला था कि अगर आपको इंडिया को सक्सेस की उस पर राह पे लेके जाना है या इंडिया को प्रोग्रेस करवाना है, इंडिया की डेवलपमेंट करानी है, तो आपको रूरल एरियाज़ को डेवलप करना चाहिए। गांधी जी वॉज ऑलवेज इन फेवर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ही वॉज ऑलवेज बायस्ड टूवर्ड्स रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, मैं ना ये ज़्यादा नहीं करती थी, लेकिन उस दिन मुझे इंस्टाग्राम में किसी बच्चे ने बोला मैम आप ये बहुत करते हो, और तब से मेरी इतनी ज़्यादा आदत हो गई कि मैं हर कभी यही करने लग जाती हूँ। एनीवेज प्लीज़ अवॉइड दीज थिंग्स, ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। सो गांधी जी वॉज ऑल्सो प्रो रूरल डेवलपमेंट, तो वो हमेशा यही बोलते थे कि जैसे ही रूरल एरिया डेवलप करेगा पूरा इंडिया डेवलप करना शुरू कर देगा। तो इन भाई साहब ने एक बेयरफुट कॉलेज करके चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन खोली जो कि क्या करती है, रूरल डेवलपमेंट करवाती है इनोवेटिव एजुकेशन प्रोग्राम से। मतलब ये रूरल एरियाज़ का ही स्पेसिफिक डेवलपमेंट के बारे में सोचती है इनोवेटिव एजुकेशनल प्रोग्राम से, ठीक है। नए नए तरीके एजुकेशन में लाके, प्रोग्राम्स लाके वहाँ का डेवलपमेंट कराने के बारे में बात करती है, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे ना मुझसे ये भी बोलते हैं मैम आप शॉर्ट में क्यों नहीं पढ़ा देते, आप ये बस 2 लाइन लिखी हुई थी बस उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देते। बेटा अगर तुम्हें बैक स्टोरी नहीं पता होगी कि किन कारणों की वजह से वो पर्टिकुलर चीज़ आई है, तो क्या तुम एक अच्छा आंसर लिख पाओगे? माइट भी अभी तुम्हें वीडियो थोड़ी लंबी लग रही होगी देखने में, लेकिन उससे तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज भी तो मिली है। और जो भी चीज़ तुम पढ़ते हो ना, उसको सिर्फ इसलिए मत पढ़ो कि तुम्हें पेपर में अच्छे मार्क्स लाने, उसको इस तरीके से पढ़ो लिंक करके बाकी सारी चीज़ों से या एग्जाम्पल से, कि तुम्हें वो लाइफ टाइम याद रहे, ताकि कहीं पे भी लाइफ में तुम्हें उसे अप्लाई करने का मौका मिले तो तुम आराम से उसे अप्लाई कर सको, और इससे तुम्हारा दिमाग भी खुलेगा, तुम अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोच पाओगे। दैट्स द मेन थिंग। और मैं हमेशा बचपन से ऐसे टीचर्स को अप्रिशिएट किया करती थी जो अलग अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ें बताया करते थे, क्योंकि उनकी वजह से मेरा दिमाग खुला। एंड आई वॉन्ट द सेम थिंग टू हैपन टू माई स्टूडेंट्स, कि भैया अगर मेरा दिमाग खुला है तो तुम लोगों का भी दिमाग खुले इन अ वे कि और प्रोडक्टिव बने, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं।
Nand Kishore Chaudhary, founder of Jaipur Rugs, which promotes rural development through capacity building of rural people in carpet weaving. ये सर एक ऐसा काम कर रहे हैं जो मेरा भी सपना है करने का. Yes, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपना एक इंडस्ट्री को, मतलब एक अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन खोलूँ, एक कंपनी खोलूँ जिसमें मैं रग्स बनाऊँ. ठीक है, और वो रग्स मैं किसकी मदद से बनाऊं? रूरल एरियाज में जो औरतें होती हैं ना, जिनको काम नहीं मिल पाता या बहुत बेसिक नेचर का काम मिलता है, जिसकी वजह से वो शायद अपने घर में उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती, एफर्ट्स पूरे लगाती हैं लेकिन काम मतलब उतना कंट्रीब्यूशन मिलता नहीं है. लाइक मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन अ विलेज, तो मेरी मॉम वो बोलते हैं ना आंगनवाड़ी, या आंगनवाड़ी की वो हेड जो रहते हैं ना वो थे. ठीक है, तो आंगनवाड़ी में खाना बनता है किन के लिए? मिड डे मील स्कीम जो चलाई हुई है गवर्नमेंट ने, कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनको दोपहर का खाना हम लोग सर्व करेंगे, स्कूल वाले सर्व करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से. तो वो खाना जो बनाया जाता था ना, वो आंगनवाड़ी वाले लोग बनाते थे. ठीक है, तो माई मॉम यूज टू हेड दैट थिंग. तो हमारे घर का एक जो वैकेंट एरिया था ना, उसमें खाना बनता था और वहीं पर सारी औरतें आंगनवाड़ी वाली आके पूरे एफर्ट्स लगा के खाना बनाया करती थी. I'll tell you, सुबह वो आई गेस 11 बजे आ जाते थे वहाँ पे खाना बनाने के लिए, वो शाम के 4-5 बजे तक रहते थे. तो इट्स अप्रॉक्स लाइक 5-6 घंटे की शिफ्ट हो गई. नॉर्मली ऑफिस आवर्स भी इतने घंटे के होते हैं, लेकिन जब पेमेंट दी जाती थी तो मेरी मॉम ही देती थी पेमेंट. तो मुझे पता है किसी को 2,500 रुपये, किसी को 3,000 रुपये, बस इतना मिलता था. सो जो पूरा दिन आपने मेहनत करी, और वहाँ पे मेहनत भी बहुत लगती है. लाइक वहाँ पे यूँ नहीं होता आप अपने मनपसंद चीज़ बना दो कि कभी मैगी बना दी, 2 मिनट्स मैगी बना के काम खत्म कर दे. नहीं, आपको जो भी पीछे से आता है ना, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आते हैं कि ये चीज़ बनानी है और इतनी मेजरमेंट होनी चाहिए, इसमें इतना ये डालना चाहिए, इतना ये डालना चाहिए, पूरी चीज़ें लिखी हुई आती थी. आई हैव सीन इट फ्रॉम माई मतलब विद माई ओन आइज, क्योंकि मेरे घर में ही वो सारी चीज़ें होती थी. दे यूज्ड टू बी अ तराजू जिसके बीच में वो मेजर किया करते थे कि ये चीज़ इतनी होनी चाहिए, ये चीज़ इतनी होनी चाहिए. तो वो सारी चीज़ें बनाने में बहुत मेहनत लगती थी. मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है. एंड इट यूज्ड टू बी फन टाइम फॉर अस लाइक द चिल्ड्रेन, क्योंकि हम लोग देखते थे सारी औरतें ऐसे सामने हमारे बैठ के काम कर रही होती थी और मस्ती कर रहे होते थे बीच बीच में. वो अब काम करते करते थोड़ा बहुत फन तो होता ही है, तो बहुत मज़ा आता था उस टाइम पे. लेकिन जब उनको सैलरी मिलती थी तो वो कितनी मिलती थी? पूरे महीने की 3,000 रुपये. लाइक सीरियसली, तो उसमें उनका क्या ही चलेगा. सो यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली आई वांट कि मैं उन्हीं लोगों को, उन्हीं औरतों को अपने बिजनेस से अफिलिएट करके थोड़ा बहुत उनसे बनवाऊँ रग्स और फिर आगे पास ऑन करूँ, एक्सपोर्ट भी करूँ. सेम चीज़ ये सर करते थे और करते हैं. ये है नंद किशोर चौधरी, फाउंडर है ये जयपुर रग्स के. रग्स समझते हैं ना, वो जो बिछाते हैं नीचे और उसके ऊपर बैठते भी हैं, सोफ़ा भी रख लेते हैं, समटाइम्स कुछ भी कर लेते हैं, उनके बारे में बात हो रही है. विच प्रमोट्स रूरल डेवलपमेंट. इनके रग्स बनाने की वजह से रूरल डेवलपमेंट होती थी थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ रूरल पीपल इन कारपेट वीविंग. कारपेट वीविंग करते थे वो लोग और वहाँ से वो रग्स बना के भेजा करते थे इनको, और ये आगे पास ऑन करते थे सप्लायर्स को, और फिर मतलब सप्लायर्स को एज एन लाइक डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और इस तरीके से इनका पूरा बिजनेस चलता था और एट द सेम टाइम कम्युनिटी की मदद भी हो जाती थी. ठीक है, तो ये है इनकी शक्ल, जयपुर रग्स के ऑनर. नाउ विल टॉक अबाउट हरीश हांडे. अब ये हैं अच्छे खासे अवार्ड के विनर. इनका कंपनी का नाम है सेल्को इंडिया. ये सेल्को इंडिया के फाउंडर हैं. मकसद से अवार्ड विनर 2011 रह चुके हैं. ये एक सोलर इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी है जो कि 1995 में आई थी, विच ओवर द ईयर्स हैज लिट अप ओवर 1,20,000 हाउस होल्ड्स टू इमर्ज एज इंडियाज लीडिंग सोलर टेक्नोलॉजी फर्म. जहाँ पे बाकी सारी कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पावर एंड स्टफ लाइक दैट, कोयला वोयला, ये वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करके, रिन्यूएबल रिसोर्स को इस्तेमाल करके. सो यस इंडीड, जब ये ऐसा कर रहे हैं तो ये 1,20,000 घरों तक आराम से बिजली प्रोवाइड कर पा रहे हैं. और ये इंडिया की लीडिंग सोलर टेक्नोलॉजी फर्म है और इनको बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला हुआ है 2011 में. और काफ़ी ही नेक काम कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ बिग प्रॉब्लम, राइट. इंडिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. इंडिया में अभी भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे छोटी छोटी बात पे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है. ठीक है, पूरा पूरा दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है, 4-4 घंटे का ब्रेक लगाती है. अर्बन एरियाज़ में थोड़ी हालत सुधरी हुई है, लेकिन रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी इज स्टिल अ बिग प्रॉब्लम. ठीक है, सो येस इंडीड ही इज़ हेल्पिंग
टू रिमूव दैट प्रॉब्लम। फिर है हमारी उर्वशी साहनी जी। अब ये क्या करती है, यहाँ से वो एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहे हैं जो मैंने ऐड करवाए हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है ताकि आप अच्छे से लिख पाएँ अपने आंसर को। ओके, सो उर्वशी साहनी मैम ने क्या किया था, टॉकिंग अबाउट द बेस्ट ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, उर्वशी साहनी डेफिनेटली टॉप्स द लिस्ट। अगर इंडिया में सोशल एंटरप्रेन्योर्स की बात की जाए तो इन मैम का नाम सबसे ऊपर आना बनता है। She is the founder and CEO of SHEF Study Hall Education Foundation। ये founder as well as CEO हैं किसकी, SHEF की, जिसका फुल फॉर्म है Study Hall Education Foundation। एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि डेडिकेटेड है टू ऑफरिंग एजुकेशन टू द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड गर्ल्स इन इंडिया। ऐसी लड़कियां जो सबसे ज़्यादा ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे उनको कोई लाइफ का प्रिविलेज नहीं मिल रहा, कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा, उन लड़कियों की एजुकेशन के बारे में सोचती है ये पर्टिकुलर फाउंडेशन। Urvashi Sahni has worked with over 900 schools and changed the life of 150 girls directly and 270 girls indirectly। इन्होंने 900 से ज़्यादा स्कूल्स के साथ काम किया है जिसमें इन्होंने 1.5 लाख लड़कियों की डायरेक्टली मदद करी है, whereas 2,70,000 लड़कियों की इनडायरेक्टली मदद करी है अपने प्रोग्राम्स के चलते हुए। She was rightly felicitated with the Social Entrepreneur of the Year award in 2017 for her selfless act of dedication and passion। ये 2017 में सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर अवार्ड जीत चुकी हैं। क्यों जीती थी, क्योंकि इनका सेल्फलेस एक्ट जो है और इनका जो डेडिकेशन है, इनका जो पैशन को लेके अपना हार्ड वर्क है, उसके लिए इनको एक अवार्ड दिया गया था, उसके लिए इनको ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया था। सो बेसिकली ये लड़कियों की एजुकेशन के बारे में सोचती हैं, स्पेशली उन लड़कियों की जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज पोजीशन पे हैं सोसाइटी में, और इन्होंने बहुत सारी लड़कियों की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदद करी है। बहुत सारे स्कूल से ये एफिलिएटेड भी हैं। ओके, ये देख लीजिए इनका चेहरा। नेक्स्ट है हमारे ज़ीरो बिलमोरिया। ज़ीरो बिलमोरिया is one of the renowned social entrepreneurs of India who is surprising several international NGOs for the betterment of the society. She initiated the Childline that aims to provide help in form of healthcare and police assistance, especially to the street children। ये बच्चों के बारे में है, मतलब इनकी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों की मदद करती है, स्पेशली उन बच्चों की जो कि स्ट्रीट्स पे रहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं की करते हैं, बाकी सबकी भी करते हैं। इन्होंने एक चाइल्ड लाइन स्टार्ट की है जो कि बच्चों की हेल्थ के बारे में एंड एज वेल एज पुलिस असिस्टेंस के बारे में बात करती है। लाइक अगर मान लीजिए किसी बच्चे को कोई मॉलेस्ट कर रहा है, कोई असॉल्ट कर रहा है, कोई बच्चा किसी परेशानी में है, उसको घर पे जुल्म होता है, तो उन सारे सिनेरियो में पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी इनकी चाइल्ड लाइन, और उनकी हेल्थ के बारे में सोचे, क्योंकि बच्चे यूजुअली मैल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। बच्चों को खाने से अच्छे, मतलब स्ट्रीट वाले जो चिल्ड्रन रहते हैं उनको खाने को अच्छे से नहीं मिलता है, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, तो उनकी हेल्थ केयर का भी ध्यान रखती है ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव इनका। शी हैड अ विजन ऑफ गिविंग बैक टू द अंडर प्रिविलेज इन द सोसाइटी। इनका बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही विजन रहा था कि मुझे इस सोसाइटी में जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं ना, उनको अपनी तरह से जो हो पाएगा वो देना है, उतना देना है। She also believed in self-empowerment of women in India। ये साथ में सेल्फ एम्पावरमेंट के बारे में भी बात करती हैं और चाहती हैं कि इंडिया में जितने भी वुमेन्स हैं, जितनी भी औरतें हैं, वो सेल्फ एम्पावर्ड हो, मतलब वो इंडिपेंडेंट हो, खुद की कमाई खुद कर पा रही हो, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर वे में दे शुड बी इंडिपेंडेंट। Zero Bilmoria was felicitated with the Skoll Award for Social Entrepreneurship and Squen and Ashoka Fellow as well। इनको भी काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं इनकी कंट्रीब्यूशन को लेके, मतलब जो कंट्रीब्यूशन इन्होंने लाइफ में किए हैं अलग अलग फील्ड्स में, उन सारों में उनको बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए हैं। सो अगर शॉर्ट में बोलूँ तो ये चिल्ड्रन रिलेटेड ज़्यादा इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाती हैं। फिर है सुमिता घोष। So Sumita Ghosh is founder of Ashoka Changemakers, an open-ended platform for social innovation that was one of its kind in the world. Sushmita aims to revive the craftsmanship and talent that is unharnessed in rural India and aims to provide them with their deserving recognition. She started with Rangasutra retail chain from Fab India and it turned out to be a huge success. ये क्या बोल रहे हैं
ये जो है ना, ये जो रूरल एरियाज़ में क्राफ्ट पर्सनस होते हैं, मतलब जो अलग अलग किस्म की क्राफ्ट्स करते हैं, जिनकी क्राफ्ट आज की दिन में शायद बोल सकते हैं आर इन अ डाइंग स्टेज, उनकी मदद करती हैं उन सारी चीज़ों को रिवाइव करने में। जैसे हमने जयपुर ब्लू पॉटरी वाले केस स्टडी में पढ़ा था, यू रिमेंबर इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने एक केस स्टडी पढ़ी थी जयपुर ब्लू पॉटरी। उसमें हमने कैसे पढ़ा था कि वो एक विमेन ने जयपुर में देखा या जयपुर के आसपास के गांव में देखा कि कैसे लोग अनहाइजीनिक सिचुएशन में रह रहे हैं, कैसे लोग पावर्टी को झेल रहे हैं जस्ट बिकॉज उनकी आर्ट को कोई खरीदना नहीं चाहता है। तो वहाँ पे शी नोटिस दैट थिंग एंड उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इनकी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि मदर टेरेसा उनकी इंस्पिरेशन रही थी। तो उस टाइम पे उन्होंने उनकी मदद करने के लिए खुद की कुछ डिज़ाइंस दिए उन लोगों को और बोला कि चलो इसी को ही थोड़ा सा वो करते हैं अपन। डिज़ाइन से कहीं ना कहीं उनकी आर्ट और स्ट्रांग हुई और वो बढ़ने लग गई, एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पे वो प्रमोट कर रही थी ब्लू पॉटरी को स्पेसिफिकली। यहाँ पे भी सेम चीज़ ही बोल रहे हैं कि इनका भी मेन मकसद यही है कि जितनी भी डाइंग आर्ट्स है जो इंडिया की पहचान मानी जाती थी एक टाइम पे, उन सबको कहीं ना कहीं रिवाइव करना इनका मेन मोटिव है, जिसके लिए अलग अलग एफर्ट्स लगाती रहती हैं, अलग अलग इनिशिएटिव्स लेती रहती हैं। और ये काइंड ऑफ वर्ल्ड की मतलब सब लोग जैसे बाकी लोग अलग अलग किस्म का काम करते हैं ना, ये वर्ल्ड में वन ऑफ इट्स काइंड है, मतलब बहुत ही सिलेक्टेड लोग ऐसा काम करते हैं, वैसा काम कर रही हैं। चलिए, शी स्टार्टेड विद रंगसूत्रा, इन्होंने रिटेल चेन स्टार्ट की थी वैब इंडिया से, जिसका नाम इन्होंने रखा था रंगसूत्रा, जो कि एक बहुत बड़ी सक्सेस बड़ी सक्सेस में रिजल्ट किया। नेक्स्ट है अजयता शाह। देख रहे हैं कि यंग वुमेन है थोड़ी सी। अजयता शाह वर्क्स विद अ मिशन टू एम्पावर रूरल इंडिया। शी स्टार्टेड एट द ग्रॉस लेवल एंड एम्स टू प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन टू द रिमोट विलेजेस इन इंडिया एट द चीपेस्ट प्राइस पॉसिबल। इनका मेन मकसद है रूरल इंडिया को एम्पावर करने का। देखिए, जहाँ जहाँ स्कोप होगी वहीं तो मैक्सिमम लोग लगे होंगे ना। मतलब ये सारी एग्जाम्पल्स पढ़ के, सारे सोशल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ के आपको लग रहा होगा यार या तो ये लड़कियों की मदद कर रहे हैं, या तो ये पुअर लोगों की मदद कर रहे हैं, या फिर ये रूरल एरिया वाले लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसा ही क्यों है, और कुछ अलग किस्म का काम क्यों नहीं कर रहे? तो आप बताइए, इन तीनों चीज़ों में जब सबसे ज़्यादा स्कोप है तो कहीं और कोई क्यों ही जाएगा? सबसे पहले तो आप वही एरियाज देखेंगे ना जहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा होगा। तो यस, विमेन एम्पावरमेंट में काफ़ी स्कोप है, क्योंकि अभी भी हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देख रहे होते हैं। रूरल एरिया में काफ़ी स्कोप है, क्योंकि अभी भी हम अर्बन एरिया और रूरल एरिया का गैप देख रहे हैं, राइट। तो ये भी रूरल एरिया को एम्पावर करने के बारे में सोच रही हैं, या सोचती हैं, या करती हैं अपने एफर्ट से। ग्रॉस लेवल पे काम करती हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं रिमोट एरियाज में, ताकि ये चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस में उन लोगों को वो सारे सॉल्यूशन दे पाए। अजयता शाह इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ फ्रंटियर मार्केट्स दैट सप्लाइज सोलर एनर्जी पावर्ड प्रोडक्ट्स टू रूरल इंडिया एट एन एक्सट्रीमली अफोर्डेबल कॉस्ट। ये फ्रंटियर मार्केट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फाउंडर भी हैं, एट द सेम टाइम सीईओ भी हैं, एंड ये रूरल इंडिया में अफोर्डेबल प्राइजेस पे, अफोर्डेबल कॉस्ट पे सारे सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो सप्लाई करने का काम करती है। द कंपनी हैज सोल्ड ओवर 10,000 सोलर सोल्यूशन अंटिल नाउ एंड देयर इज नो स्टॉपिंग देम अंटिल दे लाइट द रिमोटेस्ट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। अगेन, इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको पहले ही बताया, रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और पिछले उसमें भी हमने देखा कि एक सर थे सेल्को वाले जो रूरल एरिया के, मतलब नॉट स्पेसिफिकली रूरल एरिया के, लेकिन सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम करते। तो ये भी सेम चीज़ करिए, ये बस इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड करी, ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है इंस्टेड, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी सोल्यूशन दे रही है, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन दे रहे हैं रूरल एरियाज वाले लोगों को। देन है त्रिलोचन शास्त्री। Trilochan Shastri proved that nothing is impossible to achieve in this world if you have the zeal and fervor to pursue it. इनका ये मानना है कि कुछ भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन है, वो zeal है उस पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने की, one day you are going to achieve that particular thing. A renowned professor in IIM Bangalore, he has pained to the state of political affairs in the country. What started as a PIL against the politician led to the foundation of Association for Democratic Reforms. Initially एक PIL आई थी, Public Interest Litigation. अब Public Interest Litigation क्या होता है? ओके, बिल्कुल क्रिस्प में समझाती हूँ आप लोगों को। देखिए, यूजुअली क्या होता है, यूजुअली
कंप्लेंट या प्लेंट सिर्फ वही इंसान फाइल कर सकता है जिसके साथ कुछ हुआ हो। मान लीजिए किसी के साथ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है तो एफआईआर वही फाइल करेगा ना, और खुदा ना खास्ता अगर वो मर जाता है तो उसके घर वाले फाइल करेंगे या उससे रिलेटेड पर्सन करेगा, राइट। यूजुअल सिनेरियो में यही होता है। किसी को भी तभी परमिशन मिलती है प्लेंट फाइल करने की जब वो इंसान के साथ एक्चुअली कुछ हुआ हो या उसके किसी जानकार के मतलब किसी कनेक्टेड ब्लड रिलेशन वाले इंसान के साथ कुछ हुआ हो, तभी आप प्लेंट फाइल कर सकते हो। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक सेम प्रॉब्लम से एक नहीं बहुत सारे इंसान जूझ रहे होते हैं। सेम प्रॉब्लम से एक नहीं बहुत सारे इंसान जूझ रहे होते हैं। अब ऐसे सिनेरियो में हर एक इंसान अगर अपना इंडिविजुअल प्लेंट फाइल करता रहेगा तो वो तो लंबी स्टोरी पर चल जाएगी और कोर्ट में भी इतने सारे केसेस आ जाएंगे एक ही चीज़ से रिलेटेड, तो ये तो कोई तुक नहीं बनता। तो ऐसे सिनेरियो में इनके बिहाफ पे एक इंसान सबके बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल कर देता है जिसमें वो सबकी प्रॉब्लम दिखाई दे जाती है, ठीक है। सेम वे में कई बार ऐसा होता है कि हमें तो किसी की प्लाइट नज़र आ रही है लेकिन वो इंसान खुद से शिकायत नहीं कर रहा है, बट आपको क्योंकि वो चीज़ दिखाई दे रही है तो आपके अंदर ऐसा आ रहा है कि मुझे इस चीज़ के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। मतलब वो आपसे रिलेटेड ना भी हो तो भी सिनेरियो में। ऐसे मानिए कि मैंने कुछ देखा, मैं अपने सामने कुछ होता हुआ देख रही हूँ और वो इंसान जिसके साथ वो पर्टिकुलर चीज़ हो रही है वो कंप्लेंट फाइल नहीं कर रहा क्योंकि वो डरता है या व्हाटएवर द स्टफ इज, बट मैं देख पा रही हूँ वो चीज़ और मैं उस इंसान से कहीं से भी कनेक्टेड नहीं हूँ, नो ब्लड रिलेशन, नो नेबरिंग, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। वो एकदम अनरिलेटेड इंसान है मेरे लिए। तो ऐसे सिनेरियो में अगर मुझे चाहिए कि जस्टिस हो इस सिनेरियो में, जो ये हो रहा है मेरे सामने वो गलत हो रहा है, उसे मुझे रोकना है, तो मैं यहाँ पे प्लेंट ना लगा के PIL फाइल कर सकती हूँ। PIL कोई भी इंसान फाइल कर सकता है किसी भी और इंसान के बिहाफ पे या पूरी सोसाइटी के बिहाफ पे या ग्रुप ऑफ पीपल के बिहाफ पे। जैसे यहाँ पे ये सारे लोग सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे थे बट एक ने सबके बिहाफ पे PIL लगा दी। सो PIL बोले तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जहाँ पे आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है कि इवन इफ द क्राइम इज नॉट हैपनिंग विद यू, इवन इफ द रॉन्ग थिंग इज नॉट हैपनिंग विद यू, स्टिल यू आर फाइलिंग दैट लिटिगेशन अगेंस्ट समबडी, ठीक है। तो इन्होंने PIL से स्टार्ट किया था, एक पॉलिटिशियन के अगेंस्ट एक PIL लगाई थी और वहाँ से इनके फाउंडेशन का मतलब वहाँ से इनकी ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्क्रूटनाइजेज इलेक्शन प्रोसीजर इन इंडिया। ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, स्क्रूटनाइज करती है इलेक्शन प्रोसीजर इंडिया में। जब भी इंडिया में इलेक्शंस होते हैं ना उसमें स्क्रूटनी की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बहुत सारे लोग ना बहुत इलीगल मीन्स से भी वोट्स कमाने की कोशिश करते हैं, बहुत ही अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्शन में जीत जाते हैं। तो उस चीज़ को स्क्रूटनाइज करने के लिए, क्लोजली उनके ऊपर नज़र रखने के लिए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सेट हुई थी। Besides this, त्रिलोचन शास्त्री also heads NGO for upliftment of the farmers। इसके अलावा मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन, इस एसोसिएशन के अलावा त्रिलोचन शास्त्री जी NGOs भी रन करते हैं जो कि फार्मर्स की अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचते हैं। मतलब फार्मर्स को कहीं ना कहीं बेहतर ज़िंदगी पहुंचाने के बारे में, उनकी टेक्नोलॉजिकल वे में या किसी भी वे में मदद करने के बारे में सोचते हैं, मतलब अल्टीमेटली उनकी लाइफ थोड़ी सी अपग्रेड करने के बारे में। सो त्रिलोचन शास्त्री जी एक तो ये मानते हैं कि कुछ भी अचीव करना मुश्किल नहीं है, IIM बेंगलोर के प्रोफेसर रह चुके हैं और ये साथ ही साथ पॉलिटिकल अफेयर्स में भी काफ़ी एक्टिव है इंडिया के। और इन्होंने इनिशियली एक PIL फाइल करी थी जहाँ से ही रियलाइज हिज इंटरेस्ट इन दिस लाइन और इन्होंने एक एसोसिएशन फॉर्म कर ली जो कि इलेक्शन प्रोसीजर को स्क्रूटनाइज करती है और साथ ही साथ बहुत सारे NGOs भी रन करते हैं जिसमें ये फार्मर्स की अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करते हैं। त्रिलोचन जी का एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फॉर योर सोशल एंटरप्रेन्योर्स। चलिए, सो यहाँ होता है हमारे सारे एग्जाम्पल्स ख़त्म। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। विनोबा भावे सर से हमारी शुरुआत हुई थी सोशल एंटरप्रेन्योर्स की। विनोबा भावे सर कौन है? इन्होंने भूदान आंदोलन, लैंड गिफ्ट मूवमेंट स्टार्ट करी थी जिसके चलते हुए लैंडलेस लोगों को और अनटचेबल्स को कहीं ना कहीं बहुत सारी लैंड मिल गई जिसके कारण वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर पाए। 7 लाख एकर्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन कराया था इन्होंने।
ईरा भट्ट मैम के बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हमारी जस्ट नेक्स्ट वीडियो में, जिन्होंने सेवा करके एक एसोसिएशन स्टार्ट करी थी जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रही विमेंस के बारे में बात करती है, उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचती है। डॉक्टर अब्राहम एम जॉर्ज बहुत अलग अलग काम करते हैं, पॉवर्टी इरेडिकेशन से लेके एनवायरनमेंट के बारे में सोचने से लेके पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करने के बारे में सोचती है। फिर हमारे कुरेन सर, इन्होंने अमूल लाया था, तो ये मिल्क रेवोल्यूशन मतलब ये एक बहुत ही अलग किस्म का रेवोल्यूशन लेके आए थे मिल्क इंडस्ट्री में, सो ही इज़ फेमस फॉर दैट। बंकर रॉय सर बेयरफुट कॉलेज लाए थे जिससे रूरल इंडिया की डेवलपमेंट होगी एजुकेशनल प्रोग्राम्स की मदद से। नंद किशोर चौधरी जी जयपुर रक्स का काम करते हैं और कारपेट वीविंग रूरल में जो रूरल एरिया में जो लोग रह रहे होते हैं उनकी मदद से करवाते हैं। हरीश हांडे सर इलेक्ट्रिक सेल को चलाते हैं और इलेक्ट्रिक लाइट का वो करते हैं प्रोडक्शन। उर्वशी साहनी मैम जो सबसे डिसएडवांटेज गर्ल्स होती है सोसाइटी की, उनके बारे में सोचती हैं, उनके एजुकेशन के बारे में सोचती है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत लोगों की मदद कर चुकी हैं। ज़ीरो बिलमोरिया चाइल्ड लाइन चलाती हैं और छोटे बच्चों के बारे में सोचती है, स्पेशली दोज हु आर लिविंग ऑन स्ट्रीट्स। सुमिता घोष मैम बेसिकली सबसे अलग काम कर रही हैं कि वो क्राफ्ट्समैन जो होते हैं उनकी जो डाइंग आर्ट है उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रही हैं। अजयता शाह मैम जो है वो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हैं, एट द सेम टाइम सोलर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हैं रूरल एरियाज़ को स्पेसिफिकली। फिर है त्रिलोचन शास्त्री जी जो कि बहुत सारे काम कर रहे हैं, PIL से शुरुआत हुई थी इनकी जर्नी की और IIM बैंगलोर के प्रोफेसर रह चुके हैं और ये ADR चला रहे हैं एंड एट द सेम टाइम फार्मर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे NGOs रन कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हो गए हमारे कुछ एग्जाम्पल सोशल एंटरप्रेन्योर्स के। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 2 केस स्टडीज़, एक सेवा ईला भट्ट मैम के बारे में, दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है जो कि हम लोग यूजुअली दाल चावल जब बनाते हैं तो हम इसे सेक के खाते हैं, कभी कभी हम इसके ऊपर मसाला डाल के खाते हैं। बताइए क्या होगा ये, सोच के बताइए। मतलब ऐसी चीज़ जो कि हम दाल चावल जब बनाते हैं यूजुअली तब सेकते हैं, कई लोग इसे फ्राई करके खाते हैं, कई लोग इसके ऊपर मसाला डाल के प्याज टमाटर का वैसे खाते हैं, उसकी केस स्टडी पढ़ने वाले हम। ठीक है, थोड़ा सा गेस करना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं हम। ओके चलिए, सो इस वीडियो से पहले जो वीडियोस बनी थी अगर आपको वो देखनी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है और इसके बाद जो वीडियोस आने वाली हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और गेट नोट्स शेयर करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक लिखा होगा जहाँ से आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो कृपया करके मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करिए कि मैम उसका लिंक भेज दो। मतलब मैं रोज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस चीज़ के रिगार्डिंग और हर रोज़ मेरे पास 1 ना 2 बच्चे का मैसेज ज़रूर आया होता है, मैम मुझे वो वाली वीडियो नहीं मिल रही है, प्लीज़ सेंड मी द लिंक। हाँ मतलब मैं इंस्टाग्राम पे आई इसलिए हूँ ताकि तुम्हें लिंक सेंड कर सकूँ, है ना। मतलब मेरी तो ज़िंदगी है ही नहीं कुछ, है ना, मेरी तो लाइफ है ही नहीं कुछ, मैं तो एंजॉय कर ही नहीं सकती। समझ के देखो यार थोड़ा सा, अगर तुम्हें कोई ऐसे बक करे तो कितना इरिटेटिंग हो जाए तुम्हारे लिए। सो कृपया करके कोई लिस्ट, अगर तुम्हें कोई लिंक नहीं मिल रहा है तो उसके लिए तुम यहाँ पे आना, गूगल पे magnetbrains.com टाइप करना, यू विल सी दिस वेब पेज को देखते ही यहाँ पे CBSE K-12 इंग्लिश मीडियम में जाना और यहाँ पे क्लास 11 पे चले जाना। जैसे ही तुम 11th पे जाओगे सारी फैकल्टीज 11th की दिखेंगी, ये बिजनेस स्टडीज़ की मैं, एंटरप्रेन्योरशिप की मैं। ठीक है, दोनों बुक्स तुम्हें दिख जाएंगी। दोनों बुक्स में जो भी बुक की तुम्हें वीडियोस देखनी हो वॉच नाउ पे क्लिक करना, उसके बाद सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स आ जाएंगे, हर चैप्टर में जितनी वीडियोस बनी हुई हैं वो दिख जाएंगी, कितने मिनट्स की हैं वो दिख जाएंगी और फिर तुम कोई स्पेसिफिक वीडियो को प्ले करके देख सकते हो। और अगर तुम अब ऐसे बोलोगे ना कि मैम इतनी मेहनत कौन करेगा, इससे बढ़िया आपसे लिंक ही मांग ले, तो मैं ब्लॉक कर दूंगी नेक्स्ट टाइम, सच्ची बता रही हूँ। एक बच्चे ने मुझे इतना दुखी कर दिया था ना, हर रोज़ मेरे को वीडियो कॉल, इंस्टाग्राम पे कॉल, वीडियो कॉल। क्यों? क्योंकि आई डेंट रिप्लाई टू द मैसेज, उसने जो क्वेश्चन पूछा था और मैंने ब्लॉक कर दिया था उसे। तो इफ़ यू डोंट वांट मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूँ तो प्लीज़ मेरे साथ ये इरिटेटिंग हरकत मत करना। एंड मैग्नेट ब्रेन्स को थैंक यू बोल देना लास्ट में वीडियो देख के, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स तुम्हें दे रहा है 100% फ्री एजुकेशन। सो जो प्यार तुम शावर कर रहे हो हमारे ऊपर, आगे भी ऐसे ही करते रहो। वी आर ग्लैड दैट वी आर एबल टू हेल्प यू पीपल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।